हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम फिर से आप सबका स्वागत करते हैं नए एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ सोशल केस वर्क। इसके पहले हम लोगों ने केस वर्क के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप लोग पहले वो भी वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल केस वर्क। हेलो गाइस, मेरा नाम है पतित मुखर्जी और शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल केस वर्क प्रोसेस। क्योंकि जब हम लोगों ने पहले केस वर्क का बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद प्रिंसिपल पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल केस वर्क प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोशल केस वर्क प्रोसेस क्या है एक्चुअली, किसको हम सोशल केस वर्क प्रोसेस कह सकते हैं या बोल सकते हैं। हम लोग अगर केस वर्क प्रोसेस का बात होता है तो इसका मतलब होता है ये एक एक्शन प्लान है या स्टेप है जो आपके पास कोई इंडिविजुअल आया है एक प्रॉब्लम के साथ, उस प्रॉब्लम को एक रेमेडी में कन्वर्ट करने के लिए, उस प्रॉब्लम का रेमेडी देने के लिए जो स्टेप आप लेते हैं, जो स्टेप टेकन होता है, वही होता है सोशल केस वर्क प्रोसेस। आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर केस वर्कर या सोशल केस वर्कर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। मतलब वो उस क्लाइंट का कॉन्फिडेंट बूस्ट करने में, सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने में, ये सारे चीज़ों में मदद करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि सोशल केस वर्क प्रोसेस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रख दिया और इस डायग्राम में आप समझ पाएंगे कि सोशल केस वर्क में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जो है वो है इनटेक, उसके बाद स्टडी, उसके बाद डायग्नोसिस, उसके बाद ट्रीटमेंट, उसके बाद इवोल्यूशन, टर्मिनेशन, और आप देखिए एक हमने डायग्राम के बाहर एक हमने पॉइंट को रख दिया जिस पॉइंट का नाम है फॉलोअप। ये क्यों बाहर है? क्योंकि ये एक्चुअली जो डायग्राम के अंदर है ये कोर प्रोसेस में पड़ता है या कोर प्रोसेस आप कह सकते हैं। लेकिन ये फॉलोअप एज पर रिक्वायरमेंट कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। तो इसीलिए हमने इस फॉलोअप को डायग्राम से बाहर रखा, बस बाकी कुछ नहीं। ये भी एक पार्ट है सोशल केस वर्क का। ठीक है, अब हम चलते हैं पहला जो स्टेप है उसके ऊपर। क्या है पहला स्टेप? पहला स्टेप ये आता है सोशल वर्क प्रोसेस में, इनटेक। तो इनटेक क्या होता है? इनटेक एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ये केस वर्क का कोर प्रोसेस नहीं है। मतलब जब आप केस वर्क कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये नहीं आता है। इस स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्व रिलेटेड कोई भी काम नहीं होता है। सिर्फ इसमें एक रिलेशन बिल्ड होता है और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, बस इतना ही होता है इस स्टेप का काम। इस स्टेप में आप देख सकते हैं जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं तो उनके बारे में जानकारी रखना या जानकारी आप कलेक्ट करना, ये होता है इनटेक का प्रोसेस। कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई केस वर्क कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का भी रिक्वायरमेंट होता है डाटा मेंटेन करने के लिए कि वो कौन से क्लाइंट के साथ काम किया था। तो जो बेसिक डाटा होता है, बेसिक डाटा, वो डाटा इनटेक स्टेप में ही कलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ एक रिलेशन बिल्ड किया जाता है उस इंडिविजुअल के साथ या क्लाइंट के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट में हम लोगों ने लिख के रखा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कौन है एप्लीकेंट, क्या है उसका बैकग्राउंड और उसका प्रॉब्लम किस तरह का है, कौन से स्टेज में है, ये सारे चीज़, या उसका पास्ट बैकग्राउंड, उनका लाइफ बैकग्राउंड या लाइफ हिस्ट्री, ये सारे चीज़ कलेक्ट किया जाता है इनटेक प्रोसेस में। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है स्टडी। ये स्टडी पॉइंट को कहीं कहीं साइको सोशल स्टडी भी कहा जाता है। बात सेम है, कंफ्यूज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी मतलब ही साइको सोशल स्टडी एज पर केस वर्क के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये स्टडी क्या होता है? देखिए, हमारे पास दो चीज़ होता है, एक हो जाता है क्लाइंट
और एक हो जाता है प्रॉब्लम। और इसके पहले हम लोगों ने क्या कर चुका था, हम लोगों ने इनटेक किया था। इनटेक में क्या था, हमारे पास बेसिक कुछ प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नहीं, बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था जो हम लोगों ने रैंडमली कलेक्ट किया था क्लाइंट के पास से। ओके, हो सकता है कि कुछ कुछ डाटा आप बाहर से भी कलेक्ट किया होगा इनटेक में। अब ये स्टडी होता है या साइकोसोशल स्टडी में क्या होता है, इस दोनों को रिलेट किया जाता है, केस को मतलब क्लाइंट को और प्रॉब्लम को, ये दोनों चीज़ों को एक के साथ दूसरे रिलेट किया जाता है और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम अगर पढ़ते हैं तो क्लाइंट के साथ हम क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स पर्सनैलिटी। मतलब पहले तो हमें बैकग्राउंड मिल गया था, नाम क्या है, कहाँ से है, एड्रेस क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारे। लेकिन इस स्टेज में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो क्लाइंट है उस क्लाइंट का पर्सनैलिटी क्या है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसका नेचर कैसा है। ट्राई टू एनालाइज द सोशलाइजेशन ऑफ द क्लाइंट। देखिए, सोशलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हर इंसान के लिए। हर इंसान का सोशलाइजेशन उनके प्रॉब्लम, सोच, थॉट, उनके इंटेलेक्चुअलिटी, सारे चीज़ों में रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब हमारे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उससे हम किस तरीके से डील करेंगे, ये भी सोशलाइजेशन का एक पार्ट हो सकता है। तो हम अगर ये कह रहे हैं कि एक क्लाइंट है, उनके साथ एक प्रॉब्लम है, तो ज़रूर उसमें सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर भी सोशलाइजेशन ऑफ द क्लाइंट क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे स्टडी में। फिर क्या करेंगे, ट्राई टू नो द प्रॉब्लम विद द क्लाइंट्स परस्पेक्शन। मतलब वो क्लाइंट अपने प्रॉब्लम को लेके क्या सोच रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका क्या सोच है उस प्रॉब्लम को लेके, ये भी जानना है। अब देखिए, प्रॉब्लम के रिलेट क्या होता है, प्रॉब्लम में ये होता है कि जो प्रॉब्लम है क्लाइंट को, क्या वो प्रॉब्लम कोई दूसरे व्यक्ति जो उसके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड या अदर किसी के साथ क्या रिलेट कर रहा है, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, इस क्लाइंट के लाइफ में है, वो प्रॉब्लम किस तरीके का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे आ गया क्लाइंट के लाइफ में, हाउ द प्रॉब्लम एमर्ज इन क्लाइंट्स लाइफ, हाउ द प्रॉब्लम इफेक्ट इनटू द क्लाइंट्स लाइफ, क्लाइंट के लाइफ में ये प्रॉब्लम किस तरीके का इफेक्ट कर रहा है। तो ये सारे चीज़ स्टडी में हम लोग समझेंगे। मतलब साइकोसोशल स्टडी में हम ये सारे चीज़ को एनालाइज करेंगे और एक के साथ दूसरे को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टडी। इसके बाद जो स्टेप आता है वो स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में एक डायग्नोसिस वो होता है जब हम लोग इनटेक या स्टडी से बहुत सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया, बैकग्राउंड आ गया, और हम जो ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, इस दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है, मतलब जिसके आधार पे हम वो प्लान करेंगे ट्रीटमेंट प्लान, इसी को हम डायग्नोसिस बोलते हैं। डायग्नोसिस एज पर एजेंसी के आधार पे अलग अलग तरीके का हो सकता है। कुछ लोग डायग्नोसिस एक चार्ट के तरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग न्यूमेरिकल सेंस में भी यूज़ करते हैं, या सिर्फ डाटा एंट्री करके भी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन जिस तरीके से करते हैं, जो सारे चीज़ कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होता है, वो सारे चीज़ आज हम समझ जाएंगे इस वीडियो में। तो डायग्नोसिस में जो पहला 3 पार्ट या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट और डाटा। अब देखिए, इनटेक और साइकोसोशल स्टडी में हम लोगों ने बहुत सारे डाटा कलेक्ट कर लिया था, लेकिन इस डाटा के साथ फैक्ट जो था, वो फैक्ट को हम एनालाइज करेंगे कि क्या रिलेशन क्रिएट कर रहा है एक्चुअली। क्योंकि जब तक रिलेशन पता नहीं चलेगा, तब तक उस प्रॉब्लम का सोर्स क्या है और सल्यूशन कैसे हो सकता है, कौन सा सल्यूशन रिसोर्सेबल होगा, ये पता नहीं चलेगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, एवोल्यूशन एंड सेवरल वैल्यू ऑफ सिस्टम। हम कंपेयर करेंगे, हमें पता करना पड़ेगा कि एक के साथ दूसरे जो वैल्यू है, सिस्टम है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और तीसरा है
कंपेरिजन्स ऑफ वैलिडिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ वेरियस सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो कौन सा सोल्यूशन ऐसा है जो फिजिबल है और वो क्लाइंट के लिए सही भी है। तो देखिए हमारे पास दो चीज़ इंपॉर्टेंट क्रिएट करता है कि जो डाटा हमारे पास है उसके साथ जो हम सोल्यूशन करने वाले हैं, वो सोल्यूशन बहुत सारे हो सकता है, लेकिन कौन सा सोल्यूशन फिजिबल है उनके लिए, एक्सेप्टेबल है और रिसोर्सेबल है, वो सारे चीज़ भी इम्पोर्टेंसी क्रिएट करता है। हम लोग जब केस वर्क का प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोग रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे कि रिसोर्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन सा रिसोर्स यूजेबल है, कौन सा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात किया जा रहा है कि फिजिबिलिटी ऑफ द वेरियस सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है क्या वो उसका रिसोर्स आपके पास है, क्या उस सोल्यूशन को यूजेबल है आपके लिए। इसीलिए अब देखिए डायग्नोसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया समझने के लिए, बस ये समझने के लिए है डायग्नोसिस को कैसे। पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है और एक होता है डायग्नोस्टिक स्टडी। तो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसमें हमारे पास 2 तरह का डाटा आ जाएगा। अगर हम डाटा को गैदर करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, एक जगह रखेंगे तो उसमें बहुत सारा डाटा आ जाएगा। उसमें 2 तरह का डाटा होता है। तो जो डाटा कलेक्ट करने का प्रोसेस होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, जो आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं क्लाइंट के साथ और उनसे आप वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हो जाता है प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो उस आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि वो डाटा आपको मिल जाए, या अगर आपके वो बेनिफिशरी है वो क्लाइंट, तो आपके पास मिल जाए। दूसरा है कि आपके पास पिछला कोई ऐसा केस होगा जो केस इस केस के साथ रिलेट करता है और उसका कुछ डाटा यूजेबल हो, तो ये हो जाता है सेकेंडरी डाटा। ओके, अब डायग्नोसिस में जो दूसरा स्टेप हम अभी डिवाइड किए थे, एक डायग्नोस्टिक स्टडी। ये डायग्नोस्टिक स्टडी में भी 2 पार्ट है। देखिए जब कोई क्लाइंट आता है और एक समस्या रहता है उनके ज़िंदगी में, तो समस्या बहुत तरीके का हो सकता है और हो सकता है ऐसा भी कि उनके लाइफ में एक के जगह बहुत सारा समस्या एक साथ काम कर रहा है, प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनके पास है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कौन सा है, या आइडेंटिफाई करना है कि कितने प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को भी प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा प्रॉब्लम आप अभी सॉल्व करने वाले हैं और कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है अभी। क्योंकि आप सारे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, एक के बाद एक ही होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए या सॉल्व करने के लिए उस पर्सन को आप प्रिपेयर कर दिए, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है या दूसरा प्रॉब्लम है उनके लाइफ में वो खुद ही उसको सॉल्व कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके जो प्रॉब्लम है उनको प्रायोरिटाइज करना। अभी देखिए टाइप ऑफ डायग्नोसिस पढ़ेंगे कि किस किस तरह का डायग्नोसिस होता है। हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ लेंगे ताकि आपके लिए भी समझने में आसानी रहे और बहुत सारे चीज़ ना आपके दिमाग में पजल क्रिएट कर दे, ठीक है। तो टाइप ऑफ डायग्नोसिस में 3 टाइप हमारे पास रहता है। ओके, तो 3 टाइप में होता है। एक होता है डायनामिक डायग्नोसिस, एक होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, एक होता है एथियोलॉजिकल डायग्नोसिस। डायनामिक डायग्नोसिस मतलब रैंडमली जो डायग्नोसिस किया जाता है और जो डायग्नोसिस पर्सन और उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके होता है, वो होता है डायनामिक डायग्नोसिस। एक होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस जो एक्चुअली क्लिनिकल यूज़ के लिए है, मतलब अगर पर्सन सिक है, कोई बीमारी है और उसका डायग्नोसिस किया जा रहा है तो वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में है। तीसरा जो होता है एथियोलॉजिकल डायग्नोसिस, जो क्लाइंट के पास्ट या हिस्ट्री के साथ रिलेट करता है। ओके, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट क्या होता है? केस वर्कर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग स्टडी एंड डूइंग डायग्नोसिस help his client to overcome the first problem of his client, which help client to adjust with the problem due to which he is misfunctioning. Such helping process is in case work is known as treatment. तो जब वो मिसफंक्शनिंग करने लगा
और आपने स्टडी किया, डायग्नोसिस किया और उसके बाद एक आपने एक्शन प्लान कर लिया कि किस तरीके से इस पर्सन को आप हेल्प करने वाले हैं, किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को हेल्प करने वाले हैं, उस प्रोसेस का नाम है ट्रीटमेंट। आप समझ चुके होंगे, है ना। उसके बाद जो हम आते हैं कि बहुत तरीके का प्रॉब्लम रहता है और अलग अलग तरीके का उसका सल्यूशन भी होता है। तो देखिए, हम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, किस किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे दिए। डायरेक्ट ट्रीटमेंट में कैसा होता है, जैसे आप काउंसलिंग कर रहे हैं, थेरेप्यूटिक कोई आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, या आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे काउंसलिंग के लिए किसका ज़रूरत होता है, कोई अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है परफेक्टली और इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो आप काउंसलिंग करके उनको बूस्टअप कर सकते हैं, उनको कैपेबल बना सकते हैं कि आप कौन सा डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। दूसरा, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट, जब थोड़ा सा प्रॉब्लम और ब्रॉड हो जाता है और उनको कोई एक्शन प्लान करना पड़ता है थेरेपी रिलेटेड, तब उसे थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन कहा जाता है। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जैसे कि कोई अगर डीमोटिवेट है, अपना सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, वो टूट चुका है, तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए जिस तरीके का सपोर्ट करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे ट्रीटमेंट प्लान में, जो होता है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। अब देखिए, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, हम सारे लोग जो भी ह्यूमन बींग्स है, ये कोई सारे लोग इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और वो एक अपना कंट्रीब्यूशन होता है उसका। जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ साथ खुद को भी मॉडिफाई करना पड़ता है, तो जब वो नहीं कर पाता है एडजस्टमेंट, तो जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो होता है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, ब्रिंगिंग चेंज इन सोशल एज वेल एज फिजिकल कंडीशन सो दैट क्लाइंट्स रिलीव्स फ्रॉम द एक्सेसिव स्ट्रेस। जो उसका प्रॉब्लम स्ट्रेस बन गया है, वो स्ट्रेस को वो रिलीज कर पाए, ठीक है। और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रैक्टिकल सर्विसेज। ये प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई एक रिसोर्सेस है, जिस रिसोर्स को ऑफर किया जा रहा है और वो कम्युनिटी और सोसाइटी के साथ रिलेट है और उसी से उसका सल्यूशन हो पाएगा, इस तरीके का। अब हम आते हैं इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है सोशल केस वर्क प्रोसेस में, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये इवोल्यूशन ज़्यादातर बेनिफिट करता है सोशल केस वर्कर को। मतलब जो केस वर्कर है वो खुद इससे ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं। हालांकि इवोल्यूशन दोनों के लिए है, केस वर्कर और क्लाइंट दोनों के लिए है, लेकिन ये दोनों के लिए बेनिफिटेड तो है। तो जैसे दूसरे जो था उसमें केस वर्कर से ज़्यादा क्लाइंट के लिए था, जो केस वर्क है क्योंकि क्लाइंट के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन जो इवोल्यूशन है इसमें क्लाइंट के ऊपर तो किया ही जा रहा है, लेकिन इसमें सोशल केस वर्कर खुद भी अपने आप को एक मेजरमेंट के थ्रू ले आ सकता है कि वो कितना सक्सेस है, कितना परफेक्ट है। इवोल्यूशन वो होता है जब हम कंटिन्यूअसली काम करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको इनिशिएटिव लेते हैं, और जो फीडबैक आता है, जो रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट जब हम कंपेयर करते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या आया, इस कंपेयर करने प्रोसेस को ही इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब जब कोई क्लाइंट आया था, अगर हम क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब कोई क्लाइंट आया था तो उसका प्रॉब्लम स्टेटस क्या था, और अभी हम ट्रीटमेंट प्लान बैठाने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद उसका कंडीशन कैसा है, क्या इम्प्रूविव है, क्या ये प्रोग्रेसिव है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर प्रोग्रेसिव है तो हमारा इवोल्यूशन सही है और हम प्रोग्रेसिव मूड में चल रहे हैं, मतलब सही चल रहा है। और अगर नहीं है तो ये जो इवोल्यूशन है ये दोनों तरह का हो सकता है। या तो इवोल्यूशन अच्छा हो सकता है, मतलब इवोल्यूशन रिजल्ट अच्छा आएगा कि आप अच्छा काम किए, और या तो आपका इवोल्यूशन रिजल्ट बैड भी आ सकता है। गुड और बैड दोनों का चांसेस है। तो अगर गुड आता है तो सही है, और अगर बैड आता है तो आपको एक्शन प्लान में भी
करेक्शन करना पड़ेगा, आपका डायग्नोसिस में भी करेक्शन करना पड़ेगा, और आप खुद भी समझ पाएंगे कि हमें नेक्स्ट जो केस है उसमें क्या डील करना है, इसमें जो गलती किया वो कैसे उसको सॉल्व करना है नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट जो क्लास नहीं, नेक्स्ट जो केस है उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है कि वो ज़्यादा बेनिफिटेड हो पाए और ज़्यादा अच्छा हो पाए हमारा काम। तो आप समझ पा रहे हैं कि इवोल्यूशन जो है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है और बहुत अच्छा एक स्टेप है। अब हम जो लास्ट स्टेप कह सकते हैं, ये टर्मिनेशन और फॉलोअप दोनों ही। तो ये किस तरह का है? अब देखिए, टर्मिनेशन वो होता है जहाँ पर आप अपने जो सीज़न है या फेज़ है केस वर्क का, उसको आप एंड कर देते हैं, उसको आप ख़त्म कर देते हैं या रोक लगा देते हैं। तो ये टर्मिनेशन कभी कभी बड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। क्यों होता है डिफ़िकल्ट? क्योंकि जब आप इंटेक से शुरू करके आप डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान, ये सारे चीज़ों में आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जब आप रेपो बिल्ड कर रहे हैं, रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो ये सारे जगह पे आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। तो जब आप इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप वीक हो गए हैं, या ज़्यादातर टाइम जो केस है या इंडिविजुअल है या जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है सोशल केस वर्कर के साथ। तो जब टर्मिनेशन का टाइम आता है तो वो एग्री नहीं कर पाता है, या उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इस सिचुएशन में वो अपने रास्ते चले और जो केस वर्कर है उसका अलग हो गया, उसके साथ रिलेशन जो ब्रेक होता है वो होता है। तो ये जो टर्मिनेशन पॉइंट है ये ऐसा एक पॉइंट होना चाहिए कि उनको सर्टेनली पहले से पता होना चाहिए कि ये टर्मिनेशन है, अभी से विथड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि अचानक उनके पास अगर इन्फॉर्मेशन आएगा कि बस ख़त्म हो गया और चले जाएंगे, तो हो सकता है कि वो इंटॉलरेबल हो जाए या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए जो फेज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा जो है या लास्ट जो आप कह सकते हैं ये लास्ट है, वो है फॉलो अप करना। तो फॉलो अप जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे सोशल वर्क में ही यूज़ होता है। क्योंकि जब कोई क्लाइंट के साथ हम काम करते हैं और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है, अच्छा रिज़ल्ट आता है या बुरा रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद हम लोग एनालाइज बाद में भी करते हैं, उसके साथ रिलेशन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया मतलब ख़त्म हो गया टोटली। तो रिलेशन कंटिन्यू होता है और टाइम टू टाइम हम उनसे कांटेक्ट भी करते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं कि उनका करंट स्टेटस क्या है। तो ये होता है फॉलोअप। सो हम लोगों ने अभी पूरा ही ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर कर लिया और आपको समझ में भी आया होगा पूरा। सो अगर समझ में आ रहा है तो सही चल रहा है तो प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, अच्छा बुरा जो भी है सब बताइएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।